भारतीय समाज में नए विचार। बच्चों, भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी के पूर्व आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और जाति प्रथा जैसे दोष फैले हुए थे। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न किए गए, जिसके अंतर्गत धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हुए। इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, ताकि उनमें भी जागरण आ सके। और इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को ही भारतीय नव जागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। बच्चों, 19वीं सदी में देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव जागरण का प्रभाव मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में ही देखा गया। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की और इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। बच्चों, 19वीं सदी के प्रारंभ में नारियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिए जाने के कारण कितनी ही लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थीं। अधिकांश स्थानों में तो विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश कर दिया जाता था। जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इनके अतिरिक्त उस समय बहु विवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां हो सकती थीं। दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था। दहेज देने की असमर्थता के कारण अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उनका वध कर दिया जाता था। इस तरह नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी, न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वह प्रत्येक पायदान पर किसी न किसी पुरुष पर आश्रित थी। जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए। ये भारतीय समाज में भी इस तरह का नया सुधार और नया विचार लाना चाहते थे। आइए अब उन समाज सुधारकों के बारे में जानने का प्रयास करें, जिन्होंने भारतीय सामाजिक कुरीतियों को दूर कर नव जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। जिनका विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है, अतः नारियों को समाज में सम्मान दिलाना ही जिनका मुख्य ध्येय था। इन्हीं समाज सुधारकों में सर्वप्रथम नाम आता है बंगाल के राजा राममोहन राय का। बंगाल में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय के द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था, इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जाने। इन्होंने स्वयं कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया, ताकि स्थानीय लोग भी इन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने अपने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा
एवं आडंबरों का विरोध किया। सबसे पहले राजा राममोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा को बंद करवाने के लिए समाज में विचार आरंभ कराया गया, जिसके माध्यम से सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। राजा राममोहन राय के द्वारा इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज सरकार से भी प्रार्थना की गई थी। इन्हीं के प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कराने के लिए एक कानून लागू किया और अंततः राजा राममोहन राय को अपने प्रयासों में सफलता मिली। समाज सुधारकों की इस श्रेणी में दूसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया, परंतु इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का समर्थन किया था। आइए अब जानने का प्रयास करें कि विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका। बच्चों, उस समय बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक स्तर पर समर्थन मिला। महादेव गोविंद रानाडे ने भी विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया। इन सभी समाज सुधारकों के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप 16 जुलाई सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि तत्कालीन समाज से बाल विवाह का उन्मूलन कैसे संभव हो सका। तत्कालीन समाज सुधारक केशव चंद्र सेन और ईश्वरचंद विद्यासागर आदि ने विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे आजादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध होने लगा। बच्चों, तत्कालिक समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने से ही उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। आइए अब जानने का प्रयास करें कि इन समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए। सन 1849 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं के लिए खोला गया पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया और शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के द्वारा भी बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए। इनके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्कूल और कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस दिशा में महाराष्ट्र में भी अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई के द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। इस विद्यालय में निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया था। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा अपितु
उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। हमारे सभी समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल, उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा। नारी सुधार के इन कार्यक्रमों को रूढ़िवादियों का भारी विरोध सहना पड़ा। फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए। रमाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया। इसके लिए उनका घोर विरोध हुआ। उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी, तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे। रमाबाई घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कलकत्ता में रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार संबंधी भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। वे चाहती थीं कि महिलाएं सामाजिक और राजनैतिक जीवन में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए। बच्चों, उस समय जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के दो वर्गों में बढ़ गया था। निम्न जाति वाले मंदिरों में नहीं जा सकते थे। वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। उन्हें तुच्छ समझा जाता था। सन 1865 में महाराष्ट्र के परमहंस सभा का पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में किया गया था, जिसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फुले ने तो निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण लाने का प्रयास किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किए। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया। महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जाति के उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए। उनको राजनैतिक भागीदारी करना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा। बच्चों, यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेसन में जाना कि भारतीय समाज में किस प्रकार नए विचारों का समावेश हुआ और किस प्रकार समाज सुधारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज में नव जागरण लाने का प्रयास किया।
तो आज के लिए इतना ही।